जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, यानी कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट है। इसलिए साथियों आज से हम लोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की चांसेस हो। तो साथियों आज आपका पेपर 1 चलेगा और साथियों आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको डेली क्लास अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला क्वेश्चन है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? कॉफ़ी का मूल स्थान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश है? तो याद रखिएगा इथियोपिया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है इथियोपिया। और भारत में पूछे सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। और चाय सबसे अधिक पूछे असम में होता है। जूट सबसे अधिक पूछे पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना सबसे अधिक पूछे उत्तर प्रदेश में। क्यूबा को ध्यान रखना है, चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। और साथियों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग देख सकते हैं ये किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट बुक आ चुका है। इसमें टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और साथ ही इस बुक में जो 1 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम लिया गया था उसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी इस बुक में दिया गया है। और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। पंचायती राज प्रणाली में खाली स्थान श्रेणी संरचना होती है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे अब आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, लिखने का समय नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो पंचायती राज प्रणाली में खाली स्थान श्रेणी संरचना होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 3 श्रेणी संरचना होती है। कौन कौन सी? तो देखिए इसमें 3 स्तर है, ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति यह है ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा है जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन से। और इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और साथियों यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि पंचायती राज को कितना विषय दिया गया है? तो याद रखिएगा 29 विषय, यानी कि 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। आगे देखिए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा ये चुनाव आयोग का है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है चुनाव आयोग का। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखेंगे लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग किया जा सकता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। आगे देखिए, निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? और आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आपको एक भी दिन क्लास को छोड़ना नहीं है। अब से जितने भी आपके क्लास होंगे सारे क्लास इंपॉर्टेंट होंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब याद कर लीजिएगा, राइजोबियम। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है? तो ये जीवाणु है राइजोबियम, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है?
चलिए 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक विटामिन है? चलिए बिल्कुल आराम से आंसर बताना है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलिक अम्ल। यह विटामिन B9 का क्या है? रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर फॉलिक एसिड क्या है? एक प्रकार का विटामिन है। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? चलिए छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, बिहार पुलिस के लिए आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। देखिए बिहार पुलिस के लिए सबसे पहले दोपहर 3 बजे में एक क्लास है, फिर शाम 7:30 बजे एक क्लास है, और शाम 7:30 बजे की क्लास जो है इसमें टॉपिक वाइज जीके चलता है। इसमें अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है। और ये जो क्लास है शाम 7:30 बजे की, ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्लास रात 8 बजे है जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं, और चौथा क्लास है रात 8:30 बजे। तो अब आपको एग्ज़ाम तक ये चारों ही क्लास को अटेंड करने हैं। तो कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक और अशुद्धियाँ कम होती है, ध्यान रखेंगे। सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की थी? और साथियों इस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में साइड में लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको काउंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोहान्स केपलर ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। हमने ध्वनि के बारे में आपको बताया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। और ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे कम पूछा गया है तो गैस में होगा। तो गैस कौन सा है? यहाँ पे वायु है, याद रखिएगा। और ध्वनि की चाल पूछा जाता है कितना होता है, तो याद रखिएगा वायु में ध्वनि की गति जो है 331, यहाँ पे लिख देते हैं 331 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया सलाई तिल्ली बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो प्यारे साथियों दिया सलाई तिल्ली बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर कहाँ के मूल निवासी थे? देखिए विद्यापति ठाकुर जो है चंडीदास के समकालीन थे, और ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मिथिला के मूल निवासी थे, याद रखिएगा। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। RBI की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है, जो कि 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान खालिस्तान द्वारा स्थापित किए गए थे। ऑप्शन 1 में लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा है सैयद
अहमद खान और चौथा है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ध्यान रखना है, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, जिसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? अच्छा देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। तो सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। इंदिरा गांधी, पूछा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम, तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यक्रम पर विचार करने के लिए की गई थी? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमेट है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, एग्जाम से पहले आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो साथियों, उसके लिए हमने पिछले 12 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में एक 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है। इस क्वेश्चन बैंक से आप लोग बहुत ही कम समय में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और इस वाले कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले भी लिया है और रिवीजन भी कर रहे हैं, तो समय बहुत ही कम है, फटाफट से जाकर ले लीजिए, क्योंकि बाद में आपको फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए देर मत कीजिए। तो यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा लोरिस। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी ऑफर चल रहा है, बाद में फिर इस कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, इसलिए आप लोग जाकर फटाफट से ले लीजिए। तो कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में बोला जाता है POP। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, जबकि जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, उस कोर्स में आपको शाम 7:30 बजे क्लास के जितने भी PDF है आंसर के साथ वो भी मिल जाएगा, और प्लस 8:30 बजे क्लास में जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी मिल जाएगा आंसर के साथ में। यानी एक ही कोर्स में आपको सारे क्लास के PDF दी जा रही है, तो फटाफट से जाकर कोर्स को परचेज कीजिए। तो कौन सा एक एंजाइम है? तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, जो अधिकतर जानवरों के अग्नाशय में बनता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है? तो यह पाचन क्रिया में काफ़ी सहायक होता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और इंसुलिन के कम स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस के लिए जितनी भी क्लासें हैं वो सारे क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, बट इसका जो PDF है वो आपको मिलेगा पेड कोर्स में। तो वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इंडियन मिरर पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगों के
निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? चलिए 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, हरा, नीला। ये क्या है? प्राथमिक कलर है। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे लाल, पीला और नीला बताते हैं, जो कि गलत है। आपको ट्रिक याद रखना है, RGB ये प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 कक्ष होते हैं, याद रखेंगे। रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहा जाता है, ये क्या है? तो इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक, इसमें क्या होता है? तो रेड डाटा बुक में जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरा मिलता है रेड डाटा बुक में। चलिए आगे देखिए, लेडी विथ अ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, लेडी विद अ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, गंगा नदी की सहायक नदी इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा गंडकी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। RAW का पूरा नाम क्या है? तो RAW शॉर्ट में रॉ कहा जाता है, रॉ, RAW रॉ। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो देखिए चौथा ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। कौन सा जलडमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है पाक जलडमरू मध्य। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है, ये द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिला, याद रखिएगा, और भारतीय राज्य तमिलनाडु के मध्य स्थित एक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। तो लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। देखिए ये कैलाश मंदिर कौन सा है? तो कांचीपुरम वाला है। एक दूसरा कैलाशनाथ मंदिर है, वो वाला नहीं है यहाँ पर। तो कांचीपुरम में स्थित जो कैलाशनाथ का मंदिर है, किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? तो कांचीपुरम थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है? अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है, ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा माउंट किलिमंजारो। सभी नोबल गैस अणु है। तो साथियों ध्यान दीजिए, सभी नोबल गैस जो है ये एक परमाणुक होता है। कैसा होता है? एक परमाणुक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं
ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? और फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया जाता है, लिखना नहीं है, केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि लिखने का अब समय नहीं है। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है डीजल रेल इंजन कारखाना। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कर दें। तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा 1951-52 में। देखिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। तो आंसर हो जाएगा 1951-52। निम्न में से जल में किस प्रदूषक के कारण मिनीमाता रोग होता है? तो यहाँ पर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई रोग, और पारा के प्रदूषण से होता है मिनीमाता। तो मिथाइल मरकरी होगा, यहाँ पे मरकरी होगा, सही कर लेंगे, मिथाइल मरकरी यानी पारा के कारण। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? चलिए देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कंपोस्टिंग। कोलाइड एक है, क्या है? तो कोलाइड एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे फाइटोपर्लकैप्टन। याद रखिएगा फाइटोपर्लकैप्टन जो है ये पानी में क्या करता है? आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। अमीबा याद रखना है, ये एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, ये सभी एक कोशिका का बना होता है। और अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद की सहायता से। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? तो 41 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्या है? तो ये है क्या बनना है मुख्यमंत्री? तो इसके लिए हो जाएगा आपका 25 वर्ष। याद रखिएगा। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 शहरों में। याद रखिएगा। निम्न उत्पादों में से कौन सा उत्पाद नहीं है, यानी किसका उत्पादन नहीं होता है? तो देखिए जूट हम लोग उगाते हैं, रबड़ भी है, टीक भी है, लेकिन शहद जो है ये मधुमक्खियों के द्वारा होता है, स्वयं उत्पादित नहीं किया जा सकता है। और जो ओरिजिनल शहद होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है? शहद, ये उत्पाद नहीं है, ध्यान रखेंगे। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। हमने आपको पहले ही बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सप्तऋषि नाम है एक किसका? तो सिंपल क्वेश्चन है, सप्तऋषि नाम है एक किसका? तो याद रखिएगा ये है तारामंडल का। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए हमने पॉलिटी के क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, इसलिए आपसे बोलते हैं एक भी क्लास को मिस ना करें। डेली आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को भी ज़रूर देखें। तो अगर देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो ये मामला कौन देखता है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है 1967 में
और गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो 1961 में। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास अयंगर। कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। इसमें प्रयोग होता है कुकीज का। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? सॉरी, चलिए आंसर बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब हो जाएगा ये 12 मार्च 1930 से। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है सेबी। कौन सा है? सेबी। याद रखिएगा, सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। और सेबी अधिनियम कौन सा है? तो 1992। सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना जो है 1988 में किया गया था, याद रखिएगा। और सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा 30 जनवरी 1992 को इसे क्या किया गया था? तो सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि पर कर की दर में वृद्धि हो? तो इसे कहा जाता है आरोही कर। हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो सिंपल क्वेश्चन सभी को पता है, 75-76 वर्षों में। तो 76 दिया गया है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो दूसरा पूछा गया है, पहला पूछा जाता तो आपका ऑक्सीजन होता, दूसरा सिलिकॉन है, ध्यान रखेंगे। रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। तो सिंपल क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन कहाँ पर? तो चाइना में आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो साथियों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो सिंपल क्वेश्चन है, बैटरी के द्वारा। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अब यहाँ देखिए, एक मैथ्स के क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो फॉर्मूला होता है √3a/2। और ये कितना दिया हुआ है? 12। देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है और फॉर्मूला होता है √3a/2। अब सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा? तो √3a बराबर हो जाएगा 12 को 2 से, तो 24। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24/√3। 24/√3 यहाँ पे लिखते हैं। अब हरों का परिमेयकरण करना है तो आप सभी जानते हैं √3/√3। तो 24√3 और ये 3 से 3 9 हो गया, 9 का फिर 3, ये हो गया 8√3। तो यहाँ पे परिमाप निकालना है तो भुजा आपका कितना आ गया? तो a बराबर आ गया 8√3। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे देखिए 3 × a, यानी 3 गुना 1 भुजा बराबर होता है परिमाप। तो 3 × 8√3 यानी 24√3 हो जाएगा आपका परिमाप। आखिरी क्वेश्चन है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए, कौशल के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर नीचे दिया गया है, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको डेली एग्ज़ाम तक ऐसे ही क्लास मिलता रहे।